स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। कहते हैं कि समंदर गलतियां माफ़ नहीं करता, लेकिन इंसान उन गलतियों से सीख सकता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये गलती किसी एक ऐसे कैप्टन ने की हो जो कि कैप्टन हो एक 1,14,000 टन की शिप का, तो ये गलती डिज़ास्टर में तब्दील हो सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के साथ। आज आपको इस सबसे बड़े शिप डिज़ास्टर के बारे में बताने वाले हैं, और ये एक ऐसा डिज़ास्टर था जो कि टाइटैनिक से भी बड़ा था। कैसे 4,252 लोगों की जो लाइफ थी वो एक ओवर स्मार्ट कैप्टन की वजह से मुसीबत में फंस गई थी, वो लोग डूब गए थे। इसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं, और ये एक ऐसा डिज़ास्टर है जो कई सारे सवाल सामने खड़ा करता है। इसमें से काफ़ी सारे सवाल आपको इस पूरे एपिसोड में पता चलेंगे, लेकिन कुछ अहम सवाल ये हैं कि आखिर एक डांसर शिप के कमांड सेंटर पर क्या कर रही थी। एक कैप्टन जो कि ठीक से देख नहीं सकता था, उसको इस शिप का कैप्टन बनाया ही क्यों गया। और कैसे इटली के सबसे बड़े क्रूज शिप को जब वो डूबा है उसके बाद पोर्ट तक लाने के लिए सबसे बड़ा सदी का अब तक का सबसे बड़ा साल्वेज ऑपरेशन चलाया गया। क्या हुआ उस कैप्टन के साथ, वो कैप्टन जो अचानक से एक शिप को छोड़कर, डूबती हुई शिप को छोड़कर भाग गया था किनारे पर। कैसे उसने ये सब चीज़ें की, क्या गलतियाँ रहीं, किन लोगों ने उन लोगों की जान बचाई जो यात्री थे इस शिप के अंदर, किस तरह से ये डिज़ास्टर था वो हुआ है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। शुरू से अंत तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा, जिससे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहे। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो शुरुआत होती है साल 2004 से। कार्निवल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी ने इटालियन शिपयार्ड को एक ऑर्डर दिया, एक बहुत ही बड़ा लग्जरियस क्रूज लाइनर बनाने का, एक बहुत बड़ा शिप। नाम रखा गया शिप का कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। अब ये जो कोस्टा कॉन्कॉर्डिया था, जिसका कॉल साइन था IBHD, सेस्त्री पोनेंत्रे एक जेनोआ के अंदर यार्ड है, वहाँ पे इसको बनाने का काम शुरू किया जाता है। 6122 उस यार्ड का नंबर था। यहाँ पे काम जो शुरू किया गया, करीबन 2 सितंबर 2005 में ये जो कोस्टा कॉन्कॉर्डिया था वो बनकर तैयार था अपने लॉन्च के लिए। लॉन्च जब हुआ तो जैसे सेरेमनी जो होती है शिप्स की, क्रूजेस की, तो उनकी जो एक स्पॉन्सर को या कहीं के लॉन्च सेरेमनी के लिए किसी को बुलाया जाता है, तो उसमें एक मॉडल थी, उनको बुलाया गया, चेक मॉडल थी ईवा हर्जेगोवा, उनको यहाँ बुलाया जाता है। उन्होंने जब इसके शिप के हुल पे शैंपेन बॉटल को फोड़ा है, एक सेरेमनी, लॉन्च सेरेमनी इसी तरह से की जाती है किसी शिप की, तो जब पहली बार उन्होंने वो शैंपेन बॉटल फोड़ी तो पहली बार में वो टूटी ही नहीं। इसको एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है मैरीटाइम, ये जो मरीन हिस्ट्री है उसके अंदर, कि जब भी शैंपेन बॉटल सेरेमनी में ना टूटे, यानी ये कि अपशगुन है। तो ये यहाँ पे इस तरह की इसकी सेरेमनी में एक चीज़ हुई, लेकिन दूसरी बार में शैंपेन बॉटल टूटी, उसके बाद में लोगों ने सेलिब्रेट किया। खैर 7 जून 2006 को कोस्टा कॉन्कॉर्डिया जो था वो अपने समुद्री सफ़र के लिए पूरी तरह से तैयार था। बार्सिलोना से इसने अपना सफ़र शुरू किया और कोस्टा क्रूजेस के फ्लीट के अंदर ये शामिल हो जाता है। कॉन्कॉर्डिया जो था वो दरअसल, देखिए इसको अगर आप फोटोज़ में भी अगर आप देखेंगे, ये अपने आप में एक फ्लोटिंग पैलेस था। 951 फीट लंबा, 1,14,500 टन का उसका वज़न था, $570 मिलियन में बनकर तैयार हुआ था। और एक ऐसा मास्टरपीस था जिसमें बहुत विशालकाय देखने में 13 पब्लिक डेक्स थे। हर डेक का नाम एक यूरोपियन कंट्री के ऊपर था, जैसे कि डेक इटालिया, डेक फ्रांस। करीबन 4,500 लोग इसमें आ सकते थे, 3,000 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता, 3,000 से ज़्यादा इनफैक्ट, और 1,100 क्रू मेंबर्स इसमें रहते थे। इतना बड़ा शिप। कुल मिला के ये देखिए कि जो लग्जरी थी इसके अंदर वो ऐसी थी कि स्विमिंग पूल्स थे, जिम्नेशियम था, थिएटर्स थे, उसमें रेस्टोरेंट्स थे, कई सारे रेस्टोरेंट थे, एक बहुत ही बड़ा डाइनिंग हॉल था। और उस डाइनिंग हॉल में ये देखा जाता था कि मोस्टली जो टाइटैनिक डिज़ास्टर हुआ था उस पर एक फिल्म बनी थी 1997 में टाइटैनिक, तो उसका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है माई हार्ट विल गो ऑन। तो यही गाना इस शिप के डाइनिंग हॉल के अंदर उस क्रूज़ में बजता रहता था। तो ये सारी चीज़ें थी। रूम्स जो थे काफ़ी लग्जरी थे, मार्बल लगे हुए थे, वॉशरूम्स में मार्बल थे, प्राइवेट बालकनीज थी, और कई बड़े बड़े लोग यहाँ पे इस क्रूज़ का लुत्फ़ उठाते थे, यहाँ पे आनंद लेते थे। इटली का सबसे बड़ा क्रूज़ था ओवरऑल। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के कैप्टन थे फ्रांसिसो शेटिनो, एक 52 साल के व्यक्ति जिनका 1960 में जन्म हुआ था। उनकी जो फैमिली का बैकग्राउंड था वो सेलर्स का था, काफ़ी सारे जो मरीन हिस्ट्री थी उनकी फैमिली की रही थी। तो यहाँ से नेवल एकेडमी से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, और इसके बाद काफ़ी सारे प्राइवेट बोट्स में और बड़े बड़े जो सुपर यॉट होते हैं उसको भी कमांड कर चुके थे, वहाँ पे कैप्टन रह चुके थे। 2002 में कोस्टा क्रूजेस के जो फ्लीट हैं, अलग अलग इनके शिप्स हैं कोस्टा के, तो उनके साथ में ये यहाँ पे इनसे इस कंपनी में आए थे, यहाँ पे इसमें शामिल हुए थे। और 2006 में इसके कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के बनने के बाद में यहाँ पे उसके कैप्टन बनते हैं। तो शुरुआत से ही कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को संभाल रहे थे, करीबन 5 से 6 साल कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के कैप्टन रहे।
कई यात्राएं उन्होंने इस क्रूज शिप के साथ में की हैं। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया जो 5 साल से लगातार ये इसको कमांड कर रहे थे कैप्टन शेटिनो, उनके बारे में ये कहते हैं कि कंपनी के अंदर उन्हें रॉकस्टार कैप्टन कहा जाता था। क्यों? इसकी काफ़ी सारी वजह थी। उनमें से एक थी कि वो सेल बाय सैल्यूट्स करते थे, यानी कि एक इस तरह का ट्रेडिशनल सैल्यूट जिसमें शिप जो होता है, क्रूज शिप, किसी आइलैंड से जब वो अपनी यात्रा के समुद्री यात्रा के दौरान होता है तो किसी आइलैंड के बहुत ही नज़दीक से किनारे से निकलता है, हॉर्न बजाते हुए उस आइलैंड के लोगों को, या कहीं वहाँ पे कोई बड़ा पुराना कैप्टन है शिप का जो वहाँ रहता है, तो वहाँ से उनको एक तरह से सैल्यूट देते हुए, ट्रिब्यूट देते हुए यहाँ से निकला जाता है। तो इस तरह की सेल बाय सैल्यूट्स जो होती हैं क्रूज शिप्स की, वो ये कैप्टन शेटिनो किया करते थे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे, जाने जाते थे। अच्छा, अगस्त 2011 में भी उन्होंने ऐसा ही एक सैल्यूट किया था गिग्लियो आइलैंड के पास में ही। यहाँ पे लेकिन ये अंतर ये था कि ये जो सैल्यूट उन्होंने किया था किनारे के पास से अपनी शिप को निकालना, वो दिन के समय पर हुआ था, फेस्टिवल का समय था, दिन के समय पर इसको किया गया था, और ख़ासकर ज़्यादा क्लोज वो गए नहीं थे उस समय पर किनारे से। ये सारी चीज़ें थी। इनके बारे में कई और उनके साथ काम करने वाले लोग कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल जो मोमेंट्स होते हैं उनको एंजॉय किया करते थे, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर से हट के चीज़ें करना उसे पसंद था, और इस तरह की चीज़ें करता था जो रिस्की बहुत ज़्यादा हो, उसमें उसे मज़ा आता था। तो ये सारी चीज़ें थी। 2011 में भी उसके बारे में ये बताया जाता है कि मर्सिली में 50 से 60 नॉट्स का एक तूफ़ान आया हुआ था समंदर के अंदर, और उस तूफ़ान के बीच में उसने अपनी एक शिप को चलाया था, और उस शिप को चलाते हुए उस समय पर यहाँ से निकाल के ले गया था जब बाकी ऑफिसर्स मना कर रहे थे इस तरह का करने से। तो उसे हमेशा इस तरह के डेयर डेविल चीज़ें करने में मज़ा आता था, आनंद आता था। लेकिन कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, और ओवर स्मार्टनेस जो है वो कई बार इस तरह के जो इंसान होते हैं वो दूसरों को भी अपनी वजह से मुसीबत में डाल देते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होने वाला था। खैर, शेटिनो जो थे उनका अफेयर एक मॉल्डिवियन डांसर के साथ चल रहा था। एक 26 साल की मॉल्डिवियन डांसर थी जिसका नाम था डोमिनिका सेरेमोटन। पहले इसी शिप के ऊपर काम करती थी, यहीं पे डांसर थी, लेकिन बाद में उसने अपना ये काम जो था वो यहाँ से छोड़ दिया था। खैर, ये 2011 की बात है। अब अगला साल आता है 2012, और 2012 ही वो साल था जब कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने भी नहीं सोचा था। तो अब दिन आता है 13 जनवरी 2012 का। ये वो दिन था, फ्राइडे का दिन। सुबह के 7 बजे कोस्टा कॉन्कॉर्डिया ने अपना जो रोम के पास में एक उसका पोर्ट था जहाँ से वो निकलने वाला था इस दिन एक नई यात्रा के ऊपर, तो सिवित वैकिया एक पोर्ट है रोम के पास, वहाँ से इसको निकलना था। और 7 दिन की करीबन ये ट्रिप होने वाली थी, जिसमें कई अलग अलग डेस्टिनेशंस थी, जिसमें से सबोना, मर्सिली, इसके अलावा ये बार्सिलोना, पाल्मा डे मलोका और कैग्लियरी से होते हुए अपने पोर्ट वापस आते। तो ये पूरा 7 दिन का एक पूरा टूर था। कई सारे लोग मौजूद थे। बताया जाता है ओवरऑल जो नंबर था वो 4229 लोगों का था जो उस दिन इस शिप के ऊपर मौजूद थे। 3206 पैसेंजर्स थे और 1023 क्रू मेंबर्स इसमें शामिल थे। टोटल मिला के देखा जाए तो 70 कंट्रीज़ के लोग थे इस दिन इस क्रूज शिप के ऊपर। ज़्यादातर उस दिन इस क्रूज शिप के अंदर फैमिलीज़ थी, उनके अलावा हनीमून कपल्स भी थे, कुछ रिटायर लोग थे जो कि रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। उनमें से एक एंजॉयमेंट उनका ये था कि वो कोस्टा कॉन्कॉर्डिया का सफ़र करें, तो वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और बुज़ुर्ग लोग काफ़ी ज़्यादा थे इस शिप के ऊपर उस दिन, इतने हज़ारों लोगों में से जो एंजॉय कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी को मज़े ले रहे थे और रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। कुछ लोग पूल में एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग थिएटर में जो शोज़ चल रहे थे वहाँ पे थे। अच्छा, इस क्रूज शिप के ऊपर कुछ एंटरटेनर्स को, बारटेंडर्स को भी रखा गया था। कुछ कई सारे ऐसे परफॉर्मर्स थे जो ओवरऑल पैकेज में इंक्लूड था कि इन सब के आपको शोज़ देखने के लिए मिलेंगे। कुछ डांसर्स भी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब ये पोर्ट से शिप चला है तो वहाँ से इमरजेंसी जो ड्रिल होता है वो हुआ ही नहीं था किसी का भी। किसी भी पैसेंजर का, कोई क्रू मेंबर का इमरजेंसी ड्रिल नहीं कराया गया, जबकि मैरीटाइम लॉ जो है वो कहता है कि 24 घंटे के अंदर ड्रिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया था। अच्छा, इस दिन जो कैप्टन थे वो शेटिनो ही थे, वही शेटिनो जो डेयर डेविल माने जाते थे, रॉकस्टार कैप्टन उनको उनकी कंपनी कहती थी। इस क्रूज के वो यहाँ पे कैप्टन थे। और दूसरी चीज़ एक अलग ये थी कि वो जो डांसर, जो पहले इस शिप में ही डांसर थी, काम करती थी, मॉल्डिवियन डांसर डोमिनिका, तो वो जो थी उसको भी यहाँ पे उन्होंने बुलाया हुआ था। बिना टिकट के वो इस क्रूज शिप में ट्रैवल कर रही थी और उसको यहाँ पे बुलाया गया था। बड़ी बात ये थी कि शेटिनो के साथ वो शिप के ब्रिज पर थी। ब्रिज जो एक प्राइमरी कमांड सेंटर होता है किसी भी क्रूज शिप का, किसी शिप का, तो वहाँ पे भी उसको एक अनऑथराइज जोन, ऐसे लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस नहीं है या जो जिनको अथॉरिटी नहीं मिली हुई है यहाँ पे आने की, लेकिन स्टिल शेटिनो के साथ वो वहाँ पे थी। उसके साथ में एक वेटर भी था, उसको भी यहाँ पे आने की अनुमति नहीं थी। तो कमांड सेंटर के अंदर शेटिनो, ये मॉल्डिवियन डांसर और एक वेटर मौजूद थे। और लगातार ये जो बताया जाता है, जो शेटिनो थे वो इस
डांसर से, जो डोमिनिका थी, उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। शाम के करीबन 9:30 बजे की बात बताई जाती है, जब शेटिनो ने डिसाइड किया कि गिग्लियो आइलैंड के पास से ये लोग निकल रहे थे, इनका ये जो शिप था अपनी समुद्री यात्रा पर था, तो इन्होंने ये सोचा कि सेल बाय सैल्यूट किया जाएगा। गिग्लियो आइलैंड के लोगों को हॉर्न बजाकर उन्हें सैल्यूट देंगे। गिग्लियो जो है वो टस्केनी के पास एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल आइलैंड, 1400 लोग टोटल पॉपुलेशन वहाँ की, और सारे ही हेल्पफुल लोग, ये आपको आगे पता चलेगा इस पूरे एपिसोड के अंदर। यहाँ पे अच्छा, उस समय पर उस ब्रिज पर ऊपर कमांड सेंटर में शेटिनो के साथ जब ये वो सोच रहे थे, इसके बारे में बता रहे थे लोगों को, तब वहाँ पे एंटेलियो टिवोली नाम का एक शख्स और उनके साथ मौजूद था, जो गिग्लियो का ही रहने वाला था। और उसने उनसे ये कहा कि ये जो आप सेल बाय सैल्यूट इस बार करेंगे, वो 6 जनवरी के आपके पिछले सैल्यूट से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, 2011 में जो उन्होंने किया था। तो उसने ये उनको कहा, तो वो और ज़्यादा ऊपर आसमान पर, कहा जाता है ना कि थोड़ी सी तारीफ से आदमी बहुत ऊपर पहुंच जाता है, उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ शेटिनो के साथ में थी, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट शख्स था। इसके अलावा एक और चीज़ थी, शेटिनो ने क्या किया कि अपने उसके पुराने एक बॉस थे, फॉर्मर कैप्टन, रिटायर कैप्टन थे, मारियो पोलम्बो, उनको फ़ोन किया, क्योंकि वो भी गिग्लियो आइलैंड पे रहते थे, तो उनको फ़ोन करके कहा कि देखिए, हम आपके पास से शिप निकालेंगे और हॉर्न बजाकर आपको सैल्यूट देंगे। कोइंसिडेंटली आप ये देखिए कि पोलम्बो जो थे वो वहाँ पे थे ही नहीं अपने घर पे। उन्होंने कहा भी फ़ोन पर कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ और मैं मेनलैंड पे आया हुआ हूँ, मैं आइलैंड पे नहीं हूँ। लेकिन स्टिल शेटिनो ने अपना इरादा बदला नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि चाहे ये पहले भी ऐसा कुछ कर चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बार ये जो रूट था, प्लान रूट शिप का, क्रूज़ का, इतने बड़े क्रूज़ का, उससे करीबन 669 मीटर बताया जाता है, ये आगे निकल चुके थे और आइलैंड के करीब पहुंच गए थे। और ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहां पे डेंजरस रॉक्स थी, सी के अंदर, समुद्र के अंदर, उस किनारे के आसपास में, स्कॉल रॉक्स उनको कहते हैं, तो वो वहाँ पे उनके नाम से जानी जाती हैं, स्कॉल रॉक्स, और वो यहाँ पे मौजूद थी। 669 मीटर करीबन और करीब पहुँच गए थे आइलैंड के, और इस बार बहुत ही नज़दीक से ये पूरा जो सेल बाय सैल्यूट है ये करने वाले थे। सबसे शॉकिंग बात एक और आपको बताई जाए यहाँ पे, ये थी कि शेटिनो अपने रीडिंग ग्लासेस ले जाना ही भूल गए थे। उन्होंने अपने फर्स्ट ऑफिसर कायरो को ये कहा कि मेरे ग्लासेस मेरे पास में नहीं है, और रडार मॉनिटर जो है वो तुम करोगे, मतलब मैं नहीं देख सकता, मेरे को कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, ना मैं डिजिट देख पा रहा हूँ, ना उनको ये दिख रहा होगा। आप ये सोचिए कि कितनी दूरी पर है आइलैंड का शोर, वो किनारा कितनी दूर से निकलना है। तो एक ऐसा कैप्टन जो ठीक से देख नहीं सकता, जिसके हाथ में 4229 लोगों की जान है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टिल वो यहाँ पे ऐसा एक कर्तव्य करने वाला था। और उसके बाद ये जो नेग्लिजेंस का लेवल है वो एक्सट्रीम लेवल था। आप सोच कर देखिए कि ग्लासेस उसके पास थे नहीं, देख वो नहीं सकता था, फिर भी 1,14,500 टन के शिप के साथ एक इस तरह का स्टंट करने वाला था। मतलब अगर आप कार चला रहे हैं या आप बाइक चला रहे हैं तो आप देख नहीं सकते, चला आप रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ वाले को कहें या पीछे बैठे हुए शख्स को कहें कि आगे देखकर बताना गड्ढा है या नहीं, कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये पूरा दृश्य था उस समय का, और ये जो कर्तव्य था आप ये करने वाले थे। करीबन 9:39 पर शेटिनो ने ब्रिज का कंट्रोल सेंटर का कमांड अपने हाथों में लिया। उसके बाद में ये सेल बाय सैल्यूट करना शुरू करते हैं, आइलैंड के और नज़दीक जाते जा रहे थे। इस समय पर उनके साथ में कमांड सेंटर के अंदर सारे ही अनऑथराइज लोग थे। ये बताया जाता है यहाँ पे डोमिनिका जो लड़की, जो डांसर थी, वो भी यहाँ पे थी, उसको यहाँ नहीं होना था। इसके अलावा एक हेड वेटर था, वो भी यहाँ पे था, वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं था इसके अंदर आना कमांड सेंटर में। और तीसरी चीज़, एक इंडोनेशियन हिल्समैन जिनका नाम था जैकब रुस्लीबिन, वो भी यहाँ पे मौजूद थे अंदर। दिक्कत ये थी उनके साथ में कि वो यहाँ ऑथोराइज थे, लेकिन उन्हें इटालियन कमांड समझ में नहीं आते थे, वो उसको बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते थे, समझ नहीं पाते थे, इटालियन इतनी अच्छे से उनको आती नहीं थी, वो भी यहाँ पे थे। नेविगेशन ऑफिसर से ऑटो पायलट से मैनुअल कंट्रोल लिया शेटिनो ने, और उसके बाद ये मैनुअल कंट्रोल पे स्विच करने के बाद में स्पीड जो थी उसको बढ़ाना शुरू किया शिप की। शिप करीबन 15.5 नॉट्स की स्पीड पर, यानी 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा था, जो कि डेंजरस स्पीड मानी जाती है इस तरह के स्टंट के लिए, जो आप इतनी करीब से निकल रहे हैं एक आइलैंड से। तो इस स्पीड पर था। और इसके बाद ठीक 9:44 पर, यानी आप देखिए 5 मिनट के अंदर ही ये डिज़ास्टर जो था वो होता है। हुआ क्या कि शिप जो था पोर्ट के साइड में जो अंडर वाटर रॉक्स थी, स्कॉल रॉक्स जिनको कहते हैं, उनसे जाके टकरा जाता है। जब ये ऊपर से निकल रहा था नीचे जो पत्थर से, जो उन पत्थरों से जब ये टकराया है तो वो चट्टानें कुछ इस तरह की थी और वो इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि जो हल था इसका, पूरे जहाज का, क्रूज़ का, उसमें 53 मीटर लंबा एक गहरी दरार जो थी वो पड़ जाती है। 53 मीटर लंबी ऐसी दरार जिसको आप देखें तो आधी फुटबॉल फील्ड के बराबर की दरार वो यहाँ पे पड़ जाती है।
5 वाटर टाइट जो कंपार्टमेंट्स थे वो फट जाते हैं, यहाँ पे उनके अंदर पानी घुस जाता है, वो पूरी तरह से डैमेज होते हैं। पूरी शिप के अंदर जो मेटल के एक चीरे जाने की आवाज़ होती है वो यहाँ सुनाई दी थी, और ये आवाज़ इस तरह की थी कि ये सिर्फ बाहर नहीं, शिप के अंदर भी सुनाई दी थी। और पैसेंजर्स जो थे वो तुरंत ये समझ गए थे कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। पैसेंजर्स जो थिएटर में मैजिक शो देख रहे थे उनको लगा पहले कि ये जो आवाज़ आई है वो इसी शो का हिस्सा होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके अलावा जो लोग डाइनिंग हॉल में थे वहाँ पे उस समय पर टाइटैनिक का वही जो गाना है, फेमस गाना उस मूवी का, वही बज रहा था, माई हार्ट विल गो ऑन। तो ये गाना जो था लगातार चल रहा था, और अचानक से वहाँ पे भी जो जब ये टकराव हुआ है नीचे चट्टान से जहाज़ का, तो जो ग्लासेस थे वो सब गिरना शुरू हो जाते हैं। लोग घबरा गए अचानक से, लेकिन इसके बावजूद जो क्रू था वहाँ पे उसने लोगों को मैनेज कर लिया और ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ नीचे आई होगी। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे की गई, लेकिन 20 सेकंड के अंदर ही, अगले 20 सेकंड में ये देखा गया कि पूरी तरह से शिप के अंदर ब्लैकआउट हो जाता है, क्योंकि पानी जो था वो इंजन रूम में जा चुका था। करीबन बताया जाता है 2000 टन पानी इंजन रूम में घुस चुका था। इलेक्ट्रिकल पैनल्स पूरी तरह से ख़राब हो गए थे शुरुआत से ही। इसके बाद जो इमरजेंसी जनरेटर थे वो ऑन हुए, लेकिन उनके ऑन होने पर भी शिप जो था वो अब यहाँ पे देखा गया कि पोर्ट की साइड में ही जहाँ ये टर्न लेने वाले थे वहीं पे अब ये धीरे धीरे टिल्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि गिरना शुरू कर देता है। पानी के अंदर अब शिप स्टेबल हो चुका था और लगातार गिरता जा रहा था, वो आगे चल नहीं पा रहा था क्योंकि इंजन बंद हो चुके थे। क्रू मेंबर्स खुद भी कंफ्यूज थे क्योंकि उनकी कोई पहले से इमरजेंसी ड्रिलिंग नहीं हुई थी, उनको कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी अच्छी खास इतने बड़े शिप के। तो ये बहुत गलत बात है, विडंबना है कि इस तरह के लोग काम करते हैं इतने बड़े बड़े शिप में जो तमाम सारे लोगों की जान की जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे क्रू मेंबर्स खुद कंफ्यूज थे। बताया जाता है ऑफिसर गियोवानी लैकेरिनो इंजन रूम में गए, और जब वो इंजन रूम में पहुंचे तो वहाँ पे उनको चेक करने के लिए भेजा गया था कि देखिए वहाँ की हालात क्या हैं। अंदर वो जा नहीं पाए क्योंकि अंदर उनका जो एक गेट से देखने के लिए एक होल होता है, बहुत बड़ा सर्कल जिसमें कांच लगा होता है। उन्होंने बाहर से जब देखा तो वापस आके उन्होंने ये बताया कि पानी उनकी गर्दन तक आ चुका है वहाँ पे अंदर। गेट उन्होंने नहीं खोला लेकिन पानी अंदर इंजन रूम में उनकी गर्दन तक आ चुका है। इंजन्स पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, पंप्स काम नहीं कर रहे हैं। और ये सुनकर पूरी तरह से सिचुएशन जो थी वो साफ थी कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शटीनो ने, वो ओवर कॉन्फिडेंट कैप्टन, उसने यहाँ पे भी तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही किसी को भी पोर्ट पर इन्फॉर्म किया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कैसे ये शिप डूबा, उन लोगों को बचाया कैसे गया, इस कैप्टन ने क्या किया। उसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी आईक्यू हमेशा से आपकी इस तैयारी को, जर्नी को मजबूत और आसान बनाता हुआ आया है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और कोर्सेज आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं लेटेस्ट क्लासेज हैं, बैचेस जल्दी शुरू होने वाले हैं, ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे? इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। जो आपको प्राइस दिख रहा है उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलता है वीजे लाइव कोड लगा के। ये कोड लगाइए, अपनी तैयारी को आप मजबूत आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। अब इस कैप्टन शटीनो ने क्या किया कि किसी को इन्फॉर्म तो किया ही नहीं था, उल्टा 9:51 पर पैसेंजर्स के लिए एक पूरा प्रॉपर अनाउंसमेंट किया जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि सिर्फ ब्लैकआउट हुआ है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, टेक्निकल प्रॉब्लम है और उसको फिक्स जल्दी कर लिया जाएगा। इस तरह का एक झूठ बोला गया, एक सरासर झूठ था, जबकि असलियत में शिप जो है वो पूरी तरह से डूबने लगा था पानी के अंदर। 10:07 पर शटीनो ने कोस्टा क्राइसिस सेंटर जो था उनको फ़ोन किया, उनसे संपर्क किया, उनको ये बताया, उनको भी झूठ बोला, उनसे कहा कि एक छोटा सा डैमेज आया है और नीचे चट्टान थी, इस वजह से डैमेज शायद आया होगा, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे भी क्राइसिस सेंटर से भी झूठ बोला गया। दूसरी तरफ जो हार्बर अथॉरिटीज़ थी वो जब लगातार संपर्क कर रही थी कैप्टन से, शटीनो से, तो उसने उनको भी झूठ बोला। उन्होंने लगातार उससे कहा कि आप को कोई रेस्क्यू के लिए चीज़ें चाहिए या लोग चाहिए तो हमें बताइए, लेकिन उसने कहा कि नहीं सिर्फ ब्लैकआउट है और कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी बड़ी नज़रअंदाजी, इतना इररिस्पॉन्सिबल कैप्टन, आप सोचिए। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पे क्या चल रहा था शिप के अंदर, उस कमांड सेंटर में जो इंडोनेशियन हेल्प्समैन था रुस्ली, जिसको इटालियन कमांड समझ नहीं आते थे। अब शटीनो उससे लगातार बोल रहा था चीज़ें, इटालियन में बोल रहा था, उसको समझ आ नहीं रहा था। शटीनो ने उससे कहा कि लेफ़्ट की तरफ टर्न करो शिप को। जब ये ऑर्डर दिया तो रुस्ली समझने में उसने कम से कम 20 से 25 सेकंड लगा दिए, और बाद में उसने जब ये किया है तो वो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो गया था इस चीज़ में। बाद में शटीनो ने, जब उसकी ट्रायल चली है, उसको सज़ा मिली है, तब उसने रुस्ली के ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया था कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर। उसने कहा कि इसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, मैंने इसको टाइम से बोल दिया था करने के लिए।
एक्सपर्ट्स का कहना लेकिन ये था इस पूरे इंसिडेंट पे कि 20 से 25 सेकंड का ये जो डिले है, ये कोलिजन जो है वो उसके बावजूद भी होता, क्योंकि जो मेन गलती थी शेटिनो की वो ये थी कि उसने बहुत ही अपना जो रूट था वो चेंज किया, बहुत ही करीब पहुंच गया था आइलैंड के, और स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा थी। तो गलती पूरी पूरी कैप्टन की थी। खैर 10:30 बजे 10:30 पर रात के ब्रिज ऑफिसर्स जो थे उन्होंने शेटिनो के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह कर दिया। ब्रिज ऑफिसर्स मतलब जो अंडर कंट्रोल कमांड सेंटर के अंदर जो ऑफिसर्स थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो सिर्फ फ़ोन कॉल्स करने में यहाँ से यहाँ बिजी था, किसी को भी रेस्क्यू नहीं कर रहा था, यात्रियों को उनसे झूठ लगातार बोल रहा था। तो जो ऑफिसर्स वहाँ पे थे, इनफैक्ट ये इतिहास में मेरीन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी कैप्टन के खिलाफ उसके ही जो फर्स्ट ऑफिसर्स हों, सेकंड ऑफिसर हों किसी शिप के, उन्होंने विद्रोह कर दिया हो। उन्होंने यहाँ पे विद्रोह किया और खुद जो सिचुएशन थी उसको हैंडल करने का निर्णय लिया। यहाँ से इसके बाद जो गेस्ट कैप्टन थे रोबर्टो बोसियो, वो यहाँ आगे आते हैं। उन्होंने तुरंत इवैक्यूएशन स्टार्ट किया क्योंकि पैसेंजर्स की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। शेटिनो जिसको अभी तक नज़रअंदाज करता आ रहा था। 10:35 अगले 5 मिनट के अंदर कोलिजन के, और अब तक कोलिजन जो हुआ था, जो टकराव हुआ था चट्टान से, करीबन 51 मिनट उसके बीत चुके थे। यहाँ पे फाइनली जो नए कैप्टन आए उन्होंने अबेंडन शिप अलार्म बजाया, यानी कि अब इस शिप को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को तो अब तक यही बताया गया था कि सिर्फ ब्लैकआउट है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ी सी फिक्स हो जाएगी। फाइनली जब उन्होंने कमांड संभाली रोबर्टो ने, तब उन्होंने ये अलार्म बजाया कि शिप को जल्दी से जल्दी खाली करना पड़ेगा। लेकिन इतनी देर में जो शिप था वो 20 डिग्री तक टिल्ट हो गया था, और जिस साइड टिल्ट हुआ था उस साइड से जो लाइफ बोट्स थी उनको निकाला नहीं जा सकता था, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा हिस्सा पानी में पहुंच चुका था। लाइफ बोट यहाँ से निकालना इम्पॉसिबल था। क्रू की ट्रेनिंग भी इतनी ज़्यादा बेकार थी कि आप ये देखिए कि उनको कोस्टा क्रूजेस के जो टीम थी, कंपनी थी, उन्होंने सिर्फ 37 मिनट का एक वीडियो दिखाकर उनकी ट्रेनिंग करवा दी थी। प्रॉपरली उनको ड्रिल सिखाई नहीं गई थी। इतनी सी एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी थी, एक वीडियो दिखाकर 37 मिनट का। और इमरजेंसी में जो कि ये देखा गया सामने कि ये जो क्रू था वो पूरी तरह से फेल हो गया था। इसमें से आधे से ज़्यादा जो क्रू था, 1023 लोगों का क्रू था, आप सोचिए, आधे से ज़्यादा लोग पूरी तरह से फेल हो गए थे यहाँ पे। वो खुद पैनिक कर रहे थे, और पैनिक इस तरह से हुआ था क्रू के कुछ क्रू मेंबर्स अबंडन शिप अलार्म बजने के बाद भी पैसेंजर्स को कह रहे थे कि आप अपने रूम में जाइए। कुछ क्रू मेंबर्स ऐसे थे जो कि मौका देखते ही लाइफ बोट्स में खुद ही बैठकर भाग गए, लाइफ जैकेट्स पहनकर पानी में कूद गए, जो पैसेंजर्स को देनी चाहिए थी उन्हें। इसके अलावा कई सारे वेटर्स ऐसे थे जिन्हें लाइफ बोट्स चलानी नहीं आती थी। किचन के हेल्पर्स थे ऐसे जो क्लूलेस थे कि क्या हो रहा है। ओवरऑल बहुत ही डिजास्टरस सिचुएशन बन चुकी थी। हालत इस तरह की हो चुकी थी कि पैसेंजर्स को खुद का इवैक्यूएशन करना पड़ा, उन्हें खुद की जान बचानी पड़ी। कोई प्रॉपर गाइडेंस कहीं से मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि कॉरिडोर पूरा का पूरा इस तरह का था कि अब आप देखिए कि एक शिप जो है वो पलट रहा है, टिल्टेड कॉरिडोर था। तो ह्यूमन चेन्स बनाकर कई सारे सैकड़ों जो पैसेंजर्स थे वो ह्यूमन चेन्स बनाकर चल रहे थे, एक दूसरे को सहारा देते हुए। पैसेंजर्स ने कई सारे ऐसे थे जो स्विमिंग जानते थे, तो उन्होंने पानी में डायरेक्टली जंप कर दिया, स्विम करके उस किनारे तक पहुंच गए गिग्लियो आइलैंड के। कुछ ऐसे थे पैसेंजर जो कि बुरी तरह से फंस गए थे, और खासकर जो पोर्ट साइड के पैसेंजर्स थे जहाँ पे ये शिप टिल्ट हो रहा था उस तरफ के, वो बहुत बुरी तरह फंसे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी वहीं से भर रहा था। और दूसरी चीज़, लाइफ बोट्स वहाँ पे जो थी वो निकाली ही नहीं जा सकती थी, वहाँ की एक भी लाइफ बोट निकाली नहीं गई। इसके अलावा सबसे ट्रेजिक जो था, जो सबसे गलत इस पूरे डिज़ास्टर में हुआ है, वो उन लोगों के साथ हुआ जो पावर फेलियर की वजह से लिफ्ट में फंस गए थे। 13 ऐसे पैसेंजर्स थे जो लिफ्ट में थे, लिफ्ट का यूज़ कर रहे थे उस समय पर जब पावर फेलियर हुआ, और उसके बाद वो उसी लिफ्ट में फंस के डूब गए, उनकी मौत हो गई। ये ट्रेजेडी अवॉइड पूरी तरह से हो सकती थी अगर जो प्रॉपर इमरजेंसी प्रोसीजर है उनको फॉलो किया जाता। एलिवेटर के जो सेफ्टी सिस्टम था वो पूरी तरह से क्योंकि बंद हो गया था, और पैसेंजर्स जो थे उसमें बुजुर्ग काफ़ी सारे थे, हमने आपको बताया, तो वो स्टेयर्स का यूज़ कर नहीं पा रहे थे। तो वो लोग लगातार एलिवेटर्स के यूज़ करने के लिए उस पर डिपेंडेंट थे, और लिफ्ट के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। वो यहाँ पे बुरी तरह फंसे। शिप जो लगातार टिल्ट हो रहा था जो पानी की तरफ, तो वहाँ पे जो नीचे के डेक्स थे उन सब में पानी भर गया था, और नीचे भी उतरते अगर स्टेयर्स से तो भी बहुत ज़्यादा रिस्की था। ये सारी चीज़ें चली। इसके अलावा एलिवेटर शाफ्ट के अंदर भी लोग कई सारे फंसे थे। ये देखिए कि बताया गया कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो लिफ्ट्स को ट्रैक कर रहा हो, जो देख रहा हो कि अगर कोई अंदर फंसा है और अगर वो अंदर से अलार्म बेल बजाए तो उसकी मदद के लिए पहुंचा जाए। कोई भी क्रू मेंबर ऐसा नहीं था जो उन एलिवेटर्स को ट्रैक कर रहा हो, कोई कोऑर्डिनेटर था ही नहीं। इसके बाद एक सबसे शॉकिंग जो चीज़ थी वो ये हुई कि 11:30 बजे के आसपास जब ये शिप आधे से ज़्यादा टिल्ट होने लगा था, शेटिनो जो था, जो कैप्टन था इस शिप का, वो खुद शिप को छोड़कर किनारे पे पहुंच गया। हज़ारों लोगों को मरने के लिए छोड़कर ये कैप्टन, ये कायर
किनारे पे पहुंच जाता है और उसके बाद उसने ये बताया वहाँ पे, जब क्योंकि लगातार वहाँ पे जो कोस्ट गार्ड कमांडर थे जिनका नाम था फाल्को, वो लगातार उसे कॉल कर रहे थे और कॉल पर जो उनकी बातचीत हुई वो बाद में उसका एक वायरल ऑडियो भी निकला था। उन्होंने उसको कहा कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, वापस जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फाल्को के बार बार बोलने के बाद भी शटीनो ने एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिए किनारे से। वो उनको फ़ोन पर बोलता रहा कि मैं शोर से ही कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मैं यहीं से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मैंने ये सब उन लोगों के लिए ही किया है और मैं एक्सीडेंटली बोट के अंदर, एक लाइफ बोट के अंदर गिर गया। उसने ये इस तरह का बहाना बनाया कि मैं बोट शिप पे था, लेकिन जो नीचे एक बोट थी, मैं अचानक से शिप से गिरा और मैं उस बोट पे पहुंचा और सीधे मुझे किनारे पर वो बोट ले आई। इस तरह की चीज़ें वो यहाँ पे अपने मनगढ़ंत कहानियाँ जो थी वो बना रहा था। शटीनो के जाने के बाद में शिप के कमांड सेंटर की हालत ये थी कि 11:30 बजे और 11:45 के आसपास में कोई भी कमांड सेंटर के अंदर था ही नहीं। पूरा कमांड सेंटर खाली हो चुका था, कोई स्ट्रक्चर नहीं बचा था कमांड का। पैसेंजर्स जो थे वो रस्सियों से खुद शिप के साइड से नीचे उतरना शुरू कर चुके थे, लाइफ जैकेट्स पहनकर। कुछ लोग तैर कर किनारे तक पहुंच रहे थे। लेकिन इसके बाद रात के 2 बजे सबसे ज़्यादा जो इस पूरे डिज़ास्टर का ख़तरनाक मोमेंट बताया जाता है वो हुआ। 2 बजे के आसपास तक रात के, क्योंकि शिप 80% तक टिल्ट हो चुका था पानी में। अब आप ये देखिए, आप फोटोज़ में भी देखेंगे, आपको ताज्जुब होगा किस तरह पे, किस एंगल पर ये शिप आके रुक गया था। 80 डिग्री तक ये यहाँ पर टिल्ट हो गया था पानी के अंदर। स्टार बोर्ड जो उसका साइड था वो पूरी तरह से पानी के अंदर था। 2 बजे के आसपास में हज़ारों टन पानी जो था वो शिप के अंदर आना शुरू होता है। प्रेशर से पानी के विंडो जो थी शिप की सारी टूट गई थी और इसके बाद इसी समय पर ज़्यादातर लोगों की मौत हुई है शिप के अंदर जो फंस चुके थे। खैर, यहाँ पे इस बीच में गिग्लियो आइलैंड के जो लोग थे, जो वहाँ पे उस आइलैंड पे 1400 लोग रहते थे, उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज़ हमारे आइलैंड के पास में डूब रहा है और बुरी तरह डूब रहा है। काफ़ी सारे लोग उस जहाज़ से निकल कर आइलैंड पर भी आ रहे हैं। तो करीबन 800 आइलैंड के लोगों ने, गिग्लियो आइलैंड के, इन लोगों की मदद करना शुरू किया। खुद वहाँ के जो मेयर हैं मारियो पेलिग्रिनी, मारियो ने खुद जाके इस अपने लोकल्स के साथ में, अपने उन आइलैंड के लोगों के साथ में इस शिप के लोगों को बचाया है। वो वापस इनको यहाँ से निकाल कर लाए हैं। खुद मारियो ने तो जाके 40 से ज़्यादा लोगों को, पैसेंजर्स को, मल्टीपल ट्रिप्स में लाइफ बोट से अलग अलग जाके बचाया लोगों को और यहाँ पे लाके उनको रेस्क्यू किया। अपने घर के गेट खोले उनके लिए, उनको वहाँ रुकवाया, ब्लैंकेट्स दिए, चाय पिलाई और मेडिकल एड दिया है। ये इस तरह के लोग जो आप देखिए कि वो, उनका कोई वास्ता नहीं था इन लोगों से, फिर भी उन्होंने यहाँ पे अपनी जान की बाजी लगा के इनकी मदद की है। और एक तरफ, दूसरी तरफ जो कैप्टन था इस शिप का, शटीनो, वो 4229 लोगों को मौत के घाट पर छोड़ के वापस आ गया था, भाग गया था यहाँ से। गिग्लियो आइलैंड के लोगों की तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। खैर, इसके बाद 32 लोग ओवरऑल, आपको बताएं कि जो ट्रेजेडी है, इस जो कैजुअलिटी हुई वो 32 लोगों की हुई थी। क्रू मेंबर्स इसमें काफ़ी सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने वीरता का परिचय यहाँ पे दिया था। एक क्रू मेंबर जिनके बारे में बताते हैं, सैंडोर फेरर, एक हंगेरियन वायलिनिस्ट थे, वायलिन बजाते थे, यहाँ पे परफॉर्मर थे। उन्होंने इटालियन फैमिलीज़ के कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, उनके माँ बाप भी बहुत डरे हुए थे, तो उनको लाइफ जैकेट नहीं मिल रही थी। उनको लाइफ जैकेट दी, लाइफ जैकेट पहनाई और इसके बाद में ये सब करते हुए उनको जब बाहर निकाला है उन्होंने सेफली यहाँ से, खुद की जान गंवा बैठे। इस तरह के भी लोग यहाँ पे रहे। इसके अलावा एक और क्रू मेंबर थे जिन्होंने अपनी बोट, जो लाइफ बोट थी, वो दूसरे को दे दी। अपनी जो लाइफ बोट की सीट थी वो दूसरे एक पैसेंजर को दे दी। उनकी जान बचाना उनके लिए ज़्यादा बड़ा कर्तव्य था। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा किया यहाँ पे। इसके अलावा एरिका नाम की एक और बारटेंडर थी, उन्होंने यहाँ पे अपनी जो सीट थी वो दूसरे को दी। इस बीच में वो उस लाइफ बोट से गिर गई नीचे और गिरने के बाद वो, क्योंकि लाइफ जैकेट उनके पास में थी नहीं, वो स्विमिंग जानती नहीं थी, डूबी और उनकी मौत हो गई। एक इंडियन वेटर भी थे, एक भारतीय वेटर भी यहाँ पे, रसेल टेरेंस रेवेलो, मौजूद थे, जो लगातार पैसेंजर्स की हेल्प करते हुए, क्रू मेंबर ही थे वो भी, पैसेंजर्स की हेल्प करते हुए उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। इस तरह के भी लोग यहाँ पे रहे। इस कैप्टन से ज़्यादा तो ये लोग अच्छे थे। खैर, पैसेंजर्स में जो ट्रेजेडी हुई वो 32 लोगों की टोटल हुई, लेकिन इसमें से एक 5 साल की लड़की भी थी जो अपने फादर के साथ ही यहाँ पर डूब गई थी, क्योंकि उनकी लाइफ बोट जो थी वहाँ पर उन्हें जगह नहीं मिली थी। इस तरह के भयावह दृश्य देखने को मिले हैं उस दिन। 12 जर्मन ऐसे पैसेंजर्स थे, जो उनमें कई सारे बुजुर्ग भी थे शामिल, बुजुर्ग कपल जो रिटायरमेंट के बाद में यहाँ घूमने के लिए आए थे, वो मारे गए। फ्रेंच कपल थे, मिलान और मिग्युल नाम के, उन्होंने 11:15 बजे जब ये डूबना शुरू हुआ था तब उन्होंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर ये कहा था, उनको एक मैसेज भेजा था। इनफैक्ट मैसेज में उन्होंने कहा था कि हमारे पास लाइफ जैकेट्स हैं, लेकिन कुछ तो हुआ है शिप के अंदर। खैर, जब तक सुबह 7 बजे तक उनके पेरेंट्स के पास ये मैसेज पहुँचा, इन दोनों कपल का, यंग कपल अपने हनीमून पर आए थे, तब तक ये दोनों अपनी जान गंवा चुके थे। अब अगला दिन आता है। अगले दिन
गिग्लियो आइलैंड से सभी लोग ये देख सकते थे और ये शिप वहाँ पे दिख रहा था आधा पानी के अंदर डूबा हुआ। लोग जो थे जो मारे जा चुके थे, कई सारे लोग रेस्क्यू कर लिए गए थे, लेकिन अब कोस्टा क्रूजेस के पास भी ये जानकारी पहुँच चुकी थी। अब काम था इसे वापस पोर्ट तक लाने का, शिप को, जो पानी के बीचों बीच अभी वहाँ पे फंसा हुआ था। एक और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस शिप के अंदर 2400 टन फ्यूल ऑयल जो था वो अभी मौजूद था, और अगर ये वहाँ पे फैलता तो इन्वायरमेंटल रिस्क था। एक बहुत बड़ी गिग्लियो आइलैंड का जो मरीन लाइफ है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो अब यहाँ पे ऑपरेशन पहला ये चलाया गया, एक मिशन था कि जब इस फ्यूल को सेफली निकाला जाएगा। फरवरी से मार्च 2012 के बीच में एक डच कंपनी जिसका नाम था स्मिथ सैल्वेज, उन्होंने इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया। उसके बाद ये फ्यूल जो था उसको सेफली यहाँ से निकाला। बहुत ही रिस्की हो जाता अगर ये फ्यूल फैल जाता समुंदर में, तो वहाँ की पूरी मरीन लाइफ ख़त्म हो जाती, मछलियाँ और तमाम सारे जो समुद्री जीव हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म डैमेज पहुँचता। खैर, इसको पूरी तरह से वहाँ से निकाल लिया गया था और इस समय पर बताते हैं कि पूरी तरह से नॉर्मल है यहाँ का जो पूरा वाटर है, जो पानी है। अप्रैल 2012 में टाइटन माइकोपेरी कंसोर्टियम को $450 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला इस शिप को, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को, इसके रैक को रिमूव करने का और ओवरऑल फाइनली इसको पोर्ट तक लाने का। कैसे लाया जाएगा ये बहुत बड़ा मिशन था। तो यहाँ पे एक सीनियर सैल्वेज मास्टर जो थे निक, उनकी लीडरशिप में इस पूरे मिशन को ऑर्गेनाइज किया गया। और ये जो ऑपरेशन था, आपको बता दें, मैरीटाइम हिस्ट्री के अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा सैल्वेज ऑपरेशन कहा जाता है इसको। सबसे पहले यहाँ पे इस ऑपरेशन में उस शिप को कई सारी चेन्स थी उनसे बांधा गया जिससे सिक्योर रहे, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में था कि वो नीचे पानी में भी जा सकता था। तो पहले कई सारी अपोजिट डायरेक्शन में चेन्स को लगाया गया जिससे कि वो खिसके नहीं। इसके बाद 6 बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स थे, अंडर वाटर प्लेटफॉर्म, वो यहाँ पे नीचे लगाए गए जिससे कि उसको स्टेबल किया जा सके। फिर उसकी पार्क बकलिंग जो पार्क बकलिंग थी वो शुरू की गई। पार्क बकलिंग प्रोसेस, जब शिप को अपराइट पोजीशन में लाया जाता है, अगर वो टेढ़ा है तो उसको सीधा करना है हमें, तो वो इसके लिए यहाँ पे इस पार्क बकलिंग प्रोसेस को शुरू किया गया। यहाँ पे 19 घंटे तक करीबन काम किया गया था इस पूरे ऑपरेशन के अंदर, सिर्फ पार्क बकलिंग प्रोसेस के अंदर। आप ये देखिए कि सितंबर 16, 2013 में ये ऑपरेशन जिस दिन शुरू हुआ था, 19 घंटे लगातार काम किया लोगों ने। 500 टेक्नीशियन लगे 30 वेसल्स के अंदर, 124 स्टैंड जैक्स लगे, 33,000 टन की स्टील का यूज़ हुआ यहाँ पे, 20,000 टन की सीमेंट को यूज़ किया गया। दुनिया भर के 600 से ज़्यादा टीवी जर्नलिस्ट और प्रेस जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद थे, इस इवेंट को लाइव देख रहे थे जब इसकी पार बकलिंग प्रोसेस की जा रही थी कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की। फाइनली ये 4 बजे के आसपास तक अगले दिन 19 घंटे का समय लिया, शिप को सीधा किया गया और उसके बाद जो पोर्ट है वहाँ तक इसको लाने का काम किया जाता है। अब शिप को पोर्ट पर लाया जा चुका था, लेकिन अब बारी थी शेटिनो को उसके इस काम की, उसके इस कायरता से भरे काम की सज़ा देने की। तो शेटिनो का जो ट्रायल था वो जुलाई 2013 में ग्रोसेतो में शुरू हुआ। यहाँ पे जो ट्रायल था उसमें उसको 2 साल बाद फरवरी 2015 में 16 साल 1 महीने की सज़ा हुई। हालांकि पहले के जो 5.5 महीने थे उसको हाउस अरेस्ट में रखा गया था, लेकिन यहाँ पे उसके बाद में उसको 2017 से उसको जेल जाना पड़ा। उसको जेल भेजा गया। वो इस समय रिबीबा प्रिजन के अंदर मौजूद है, अभी भी वो वहाँ पे अपनी सज़ा काट रहा है। 2025 में उसने एक बार पिटीशन भी डाली थी कि उसको रिहा किया जाए यहाँ से, और वो अभी भी ये कहता है इस पूरे इवेंट के ऊपर, वो अपनी आज तक गलती नहीं मानता। उसका ये कहना है कि क्लेम करता है कि वो हीरो है इस पूरे शिप का। क्योंकि यहाँ पे उसने उस शिप को किनारे की तरफ वो लाया, उसने उसको टर्न किया किनारे की तरफ। हो सकता था कि वो शिप वापस और गहरे पानी में चला जाता तो वहाँ पे तो डूब ही जाता। तो उसने ये उसको क्लेम करता है कि वो उसकी वजह से हुआ है, लेकिन एविडेंसेस जो प्रूफ सामने हैं वो ये बताते हैं कि ये जो शिप था वो इंजन बंद हो चुके थे, चलना खुद, अब ये उसको नहीं चला रहा था जो कैप्टन था, वो खुद से ही ड्रिफ्ट कर रहा था पानी के अंदर। तो इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। लोग आज शेटिनो को कैप्टन कॉवर्ड कहते हैं कि एक ऐसा डरपोक, एक कायर कैप्टन जिसने 4,229 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, जब इसका ट्रायल चला तो ये जो इसके साथ एक डांसर थी जिसका नाम था डोमिनिका, तो ये भी, इसको भी कोर्ट में बुलाया गया। उससे पूछा गया कि आप आखिर बिना टिकट के उस शिप पर क्या कर रही थी, आपका क्या रिश्ता था इसके साथ। तो पहले 3 बार जब जज ने क्वेश्चन पूछा है तो उसने मना किया, इनकार करती रही। लेकिन जब जज ने धमकी दी, पुलियाटी नाम की एक जज थी, उन्होंने जब इसको धमकी दी तब उन्होंने कहा कि क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं अगर आप झूठ बोलेंगी कोर्ट में। तब उसने कहा कि हाँ, मेरा उसके साथ में एक अफेयर था, हम रिलेशनशिप में थे। उन्होंने पूछा कि आखिर बिना टिकट के आप कैसे आई शिप के ऊपर, तो उसने कहा कि अगर आप किसी कैप्टन के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से उसने मजाक बनाते हुए ये चीज़ कही थी यहाँ पे। तो आखिर ओवरऑल हुआ ये कि जो
ये लड़की थी इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इन शटीनों के अलावा 5 क्रू मेंबर्स जो थे उनके ऊपर भी केस को आगे चलाया गया, पर जेल सिर्फ शटीनों को ही है इस पूरे केस के अंदर। कंपनसेशन की बात करें तो इस कंपनी ने, कोस्टा क्रूजेज ने 3,586 विक्टिम्स को 84 मिलियन यूरो का कंपनसेशन दिया है। हालांकि कई सारे विक्टिम ऐसे हैं जो कि अलग अलग समय पर सामने आते हैं और उसके बाद ज़्यादा कंपनसेशन की डिमांड करते हैं। कई लोग ये भी डिमांड करते हैं कि कार्निवल कॉर्पोरेशन के ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, क्योंकि उनके भी सेफ्टी मेजर्स और सिस्टमैटिक फेलियर काफ़ी सारे थे। ये सारी चीज़ें लगातार चलती हैं, लेकिन इस डिज़ास्टर के बाद जो क्रूज़ इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। ड्रिल्स जो हैं डिपार्चर से पहले उनको परमानेंट कंपलसरी किया गया कि ड्रिल्स की जाएंगी। क्रू की ट्रेनिंग और बेटर की गई। एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट्स हर अगले पड़ाव पर रखी गई कि जिससे कि हर बार लाइफ जैकेट जो है उनकी कमी ना पड़े यहाँ पे कभी भी। डिजिटल ट्रैकिंग लोगों के लिए लाई गई यहाँ पे कि जो भी क्रू के पैसेंजर्स जो होंगे अंदर शिप के अंदर उनकी काउंटिंग के लिए डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। और सबसे बड़ा एक अच्छा डिसीजन ये लिया गया कि रूट जब भी कोई कैप्टन चेंज करने का सोचेगा उसके पहले उसे कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिससे कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जब कंपनी की होगी तो कैप्टन अपनी मनमानी नहीं चला पाएगा, जिस तरह से कैप्टन शटीनो ने यहाँ पे चलाई थी। उसने उस प्लान्ड रूट से करीबन 670 मीटर करीब चला गया था वो आइलैंड के, और इसी वजह से ये डिज़ास्टर हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे, ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 2013 में सोलास कन्वेंशन जो है उनका उसको अपडेट किया, और ये इसीलिए किया गया था जब कोस्टा कॉन्कॉर्डिया का पूरा डिज़ास्टर हुआ है। तो उसी के लेसन्स पे, उसी से सीख लेकर ये सब किया गया था। जो सर्वाइवर्स हैं, जो आज हैं इसके सर्वाइवर कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के, उस समय जो उस शिप में थे, आज की डेट में वो पानी से डरते हैं, समुद्र के पास नहीं जाते। उनके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग गिल्ट हैं, उन्होंने लोगों को अपने सामने जान गंवाते हुए देखा है। नाइटमेयर्स हैं उनके अलग अलग। क्रू मेंबर्स जो हैं उनका जो मरीन करियर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, कोई उनको जॉब नहीं देता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब कुछ बचाया जा सकता था अगर अर्ली इवैक्यूएशन किया जाता, कैप्टन की सतर्कता होती, बेटर क्रू ट्रेनिंग होती, और कैप्टन की अच्छी प्रेजेंस अगर रहती। इस तरह से इरेस्पॉन्सिबल कैप्टन नहीं होता, एक ओवर स्मार्ट बंदा, तो कहीं ना कहीं ये सब बचाया जा सकता था, सब कुछ ठीक हो जाता। ये डिज़ास्टर ओवरऑल हमें ये दिखाता है कि चाहे आप कितना भी लग्जरी इक्विपमेंट्स बना लीजिए, कितने भी हाई टेक इक्विपमेंट बना लीजिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, ओवरऑल हमेशा ह्यूमन फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, ये थी कोस्टा कॉन्कॉर्डिया अभी तक की सबसे बड़े शिप डिज़ास्टर की कहानी। किस तरह से एक कैप्टन की, एक ओवर स्मार्ट शख्स की वजह से 4,229 लोगों की जान खतरे में आ चुकी थी। और बात जो हमने एंड में कही वो याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, हमेशा ह्यूमन फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई आदमी ही गलती कर देगा तो टेक्नोलॉजी उसको सही नहीं कर पाएगी। इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में होता है। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।